नमस्कार दोस्तों, एक बार अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट, जो कि मटेरियल एंड मेटलर्जी का टॉपिक है। तो बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट इज़ द ऑपरेशन और कंबाइंड ऑफ ऑपरेशंस involving heating of metals or alloy in solid state to specific temperature, holding them at that temperature and then cooling them at suitable rate to enable them acquire desired normal properties। हीट ट्रीटमेंट आपका ऑपरेशन होता है या फिर बहुत सारे ऑपरेशंस का कम्बिनेशंस होता है, जिसके अंदर मेटल को हीट किया जाता है या अलॉय को हीट किया जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर किसी भी दिए गए निश्चित टेम्परेचर पे, और उसको उस टेम्परेचर पे होल्ड करके रखा जाता है। देन उसको सूटेबल रेट पे ठंडा किया जाता है। सूटेबल रेट पे ठंडा करने से मतलब है कि उसको इतने टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है जिससे उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़, मनचाही प्रॉपर्टीज़ मेटल और अलॉय के अंदर प्रोड्यूस की जा सके। तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट होता है। एनीलिनिंग क्या होता है? एनीलिनिंग आपका हीट ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है। एनीलिनिंग आपकी एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेटल को ऑस्टेनाइट फेज तक गर्म करते हैं, उसी टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए उसको होल्ड करते हैं जिससे उसमें इंटरनल चेंज हो सके। उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज में, जिससे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मेटल का स्टेबलाइज हो सके। तो एनीलिनिंग किस लिए की जाती है? मेटल को सॉफ्ट करने के लिए की जाती है। तो होती क्या है एनीलिनिंग? एनीलिनिंग इज अ सॉफ्टनिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड टू ऑस्टेनाइट फेज। मेटल को ऑस्टेनाइट फेज तक गर्म करते हैं, हेल्ड एट दैट टेम्परेचर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर पर उसको होल्ड करके रखा जाता है। एंड टू अलाउ इंटरनल चेंज, जिससे कि उसमें इंटरनल चेंज हो सके, उस मेटल के स्ट्रक्चर में इंटरनल चेंज हो सके। देन उसके बाद उसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज अप टू ए टेम्परेचर रेंज में ठंडा किया जाता है जिससे मेटल को स्टेबलाइज किया जा सके। एनीलिनिंग होती कितने तरह की है? टाइप। फुल एनीलिनिंग होता है, सेफेरोडाइज एनीलिनिंग होता है, होमोजेनाइजिंग या फिर डिफ्यूजन एनीलिनिंग होती है, आइसोथर्मल एनीलिनिंग होती है और प्रोसेस एनीलिनिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं फुल एनीलिनिंग क्या होती है। फुल एनीलिनिंग का मतलब क्या है? फुल एनीलिनिंग अप्लाई होती है फेरस अलॉय पे। इसको हम हाई टेम्परेचर एनीलिंग के नाम से भी जानते हैं। फुल एनीलिंग अप्लाइज टू फेरस अलॉय and is also called high temperature annealing. In this process, complete recrystallization take place and all the imperfections of the previous structure are removed. इस प्रोसेस के अंदर मेटल का कम्प्लीटली रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और उसका जो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है उसमें जो इम्परफेक्शंस होती हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर में जो बदलाव करने होते हैं वो कम्प्लीटली रिमूव किए जाते हैं और मेटल को दोबारा से रीस्ट्रक्चर दिया जाता है। सेफेरोडाइज एनीलिनिंग क्या होती है? सेफेरोडाइज एनीलिनिंग हम किसे कहते हैं? सेफेरोडाइज एनीलिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हाई कार्बन टूल स्टील को सॉफ्ट किया जाता है एनीलिनिंग प्रोसेस का यूज करके। जब सीमेंटाइट और पियरलाइट दोनों के दोनों ग्रेनुलर फॉर्म में या सेफेरोडाइल फॉर्म आ जाते हैं, उसी को हम सेफेरोडाइज एनीलिनिंग कहते हैं। Separodized annealing is the process in which high carbon steel are softened by annealing। हाई कार्बन स्टील को सॉफ्ट करते हैं जब सीमेंटाइट ऑफ पियरलाइट बिकम ग्रेनुलर। जब तक सीमेंटाइट और पियरलाइट दोनों ग्रेनुलर फॉर्म में ना आ जाएं तब तक उसको हीट किया जाता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए। डिफ्यूजन एनीलिनिंग किसे कहते हैं? डिफ्यूजन एनीलिनिंग इज द प्रोसेस इज अप्लाइड टू स्टील इंगोट एंड हैवी कास्टिंग टू रिमूव द heterogeneity in the chemical composition before subjected them to full annealing। डिफ्यूजन एनीलिनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील के जो इनगॉट्स होते हैं, सिल्लियाँ होती हैं या फिर हैवी कास्टिंग्स होती हैं, उनमें स्ट्रक्चर में जो होमोजेनिटी होती है या हेट्रोजेनिटी होती है उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशंस को चेंज करते हैं। और ये सारा का सारा काम फुल एनीलिनिंग में मेटल को ले जाने से पहले किया जाता है। प्रोसेस एनीलिनिंग क्या होती है? प्रोसेस एनीलिनिंग आपकी कोल्ड वर्किंग इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए और मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, जिससे उसमें डक्टिलिटी को रिस्टोर किया जा सके, प्लास्टिसिटी को रिस्टोर किया जा सके। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस एनीलिनिंग इसको कहते हैं। तो प्रोसेस एनीलिनिंग इज़ टू रिमूव द इफ़ेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए, मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, टू सॉफ्टन द मेटल, रिस्टोर द डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी को वापस से मेटल में इंक्लूड करने के लिए, और कोल्ड वर्किंग में उसको
परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, जिससे उसे वायर ड्राइंग की जा सके। ये आपका प्रोसेस एनेलिनिंग कहलाता है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग क्या होती है। नॉर्मलाइजिंग भी आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इट इज़ ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो यूज किया जाता है किसी भी स्टील के स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, जिससे उसके अंदर मशीनेबिलिटी इंप्रूव की जा सके, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव की जा सके, स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड प्रोड्यूस किया जा सके और कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन उसमें से रिमूव की जा सके। तो नॉर्मलाइजिंग ऑल्सो ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, टू improve machinability, tensile strength, structure of weld and to remove cold working strain। हार्डनिंग क्या होती है, हार्डनिंग किसे कहते हैं? हार्डनिंग ऑल्सो ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टील। हार्डनिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही होता है स्टील के लिए, जिसके अंदर हम स्टील की हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं रैपिड कूलिंग करके। कौन से फेज तक रैपिड कूलिंग की जाती है? ऑस्टेनाइट फेज तक रैपिड कूलिंग की जाती है। रैपिड कूलिंग इज ऑब्टेन्ड इमर्जन ऑफ स्टील इन ए लिक्विड बाथ। उसको पानी के टब में अचानक से गर्म करके ठंडा कर देते हैं, जिससे वो आपका जो मेटल होता है, स्टील होती है, वो हार्डनेस को गेन कर लेती है। या फिर उसको एयर में कंप्रेस्ड एयर की मदद से या एटमॉस्फेरिक एयर की मदद से हाई प्रेशर पे उसको ठंडा करते हैं, तब भी उसमें हार्डनिंग प्रोड्यूस हो जाती है। हार्डनिंग बाय कूलिंग इन लिक्विड बाथ, जब हम मेटल को गर्म करके लिक्विड बाथ में ठंडा करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्वेंचिंग का नाम भी देते हैं। तो हार्डनिंग क्या है? हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टील विच इंक्रीज द हार्डनेस बाय रैपिड कूलिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट फेज। रैपिड कूलिंग obtained by immersion of steel in liquid bath, water, brine or oil. Forced air is also used. Hardening cooling is liquid bath is also called quenching। जब मेटल को लिक्विड बाथ में ठंडा किया जाता है, पानी के अंदर ठंडा किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्वेंचिंग का नाम देते हैं। डिफाइन टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होती है? टेम्परिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्सट्रीम हार्डनेस और ब्रिटलनेस हार्डन स्टील के अंदर जो होती है उसको हम रिड्यूस करने का काम करते हैं, साथ के साथ उसकी टफनेस को बढ़ाने का काम हम करते हैं। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी टेम्परिंग कहलाती है। इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच एक्सट्रीम हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस विच एन ऑलरेडी हार्डन स्टील इज रिड्यूस। जो पहले से ही हार्डनेस और ब्रिटलनेस मेटल के अंदर होती है उसको रिड्यूस करते हैं और उसी के अंदर टफनेस को बढ़ाने का काम हम करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम टेम्परिंग का नाम देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की, कार्बोराइजिंग क्या होती है। कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच लो कार्बन स्टील above critical range in a carbon rich material in order to introduce carbon in the surface of alloy by absorption and diffusion. Further heat treatment produce a wear resistant surface, carburizing also known as cementation। कार्बोराइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लो कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल रेंज में, जहाँ पे कार्बन का हैवी अमाउंट होता है, उसमें मिलाते हैं और उसको हीट करते हैं, जिससे जो आपका सरफेस ऑफ अलॉय होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, उसमें डिफ्यूजन होता है, और यही हीट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ये आपका वियर रेजिस्टिंग सरफेस प्रोड्यूस करता है। इसी को हम कार्बोराइजिंग कहते हैं और कार्बोराइजिंग को हम सीमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। कार्बोराइजिंग कहाँ कहाँ काम आता है? गियर की सरफेस हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, कैमशाफ्ट की सरफेस हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, बियरिंग की सरफेस हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं और रेल व्हील्स की हार्डनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। ये वियर रेजिस्टिंग सरफेस प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। नाइट्राइडिंग क्या है? नाइट्राइडिंग इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच वियर रेजिस्टेंस सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सर्टेन टाइप ऑफ स्टील लाइक एज एल्युमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। नो क्वेंचिंग इज रिक्वायर्ड। नाइट्राइडिंग एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होती है, इसमें वियरिंग रेजिस्टेंस सरफेस प्रोड्यूस किया जाता है नाइट्रोजन को अलॉय या मेटल के सरफेस पर एब्जॉर्ब करने के बाद। इसके बाद बात करते हैं साइनाइडिंग क्या होती है। साइनाइडिंग किसे कहते हैं? साइनाइडिंग इज ए हार्डनिंग प्रोसेस, केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इंट्रोड्यूस्ड into surface of steel by heating it to a suitable temperature and holding it in contact with molten cyanide to form a thin skin or case which is subsequently quench hardening। साइनाइडिंग आपका एक केस हार्डनिंग प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टील के सरफेस पर हीट के द्वारा। इसमें टेम्परेचर पे होल्ड करके रखा जाता है, जिससे जो मोल्टन साइनाइड है
वो स्टील के कांटेक्ट में आती है और उस पर एक पतली लेयर चढ़ जाती है, उसी को हम साइनाइडिंग का नाम देते हैं। साइनाइडिंग क्यों करते हैं? सरफेस को हार्ड करने के लिए, स्टील के सरफेस को हार्डनेस प्रोड्यूस कराने के लिए साइनाइडिंग यूज की जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस हीट ट्रीटमेंट को करने के लिए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट ट्रीटमेंट फर्नेस कौन सी होती है? हीट ट्रीटमेंट फर्नेस वो फर्नेस होती हैं जो हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कि एनिलीनिंग करने के लिए, नाइट्राइडिंग करने के लिए, साइनाइडिंग करने के लिए काम में आती हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को, यानी हीट ट्रीटमेंट फर्नेस को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? हीट ट्रीटमेंट फर्नेस डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टरी लाइंड चैम्बर इन विच metal part are heated to required temperature. It is a box-like structure with a steel cell, an SS door, and refractory line and temperature control and indicators. हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में रिफ्रैक्टरी लाइन चैम्बर होता है जिसमें मेटल के पार्ट को दिए गए निश्चित टेम्परेचर पे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ये एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक स्टील का सेल होता है, इसमें एक डोर लगा होता है, रिफ्रैक्टरी लाइंस होती हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इंडिकेटर इसके अंदर लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भाई हीट ट्रीटमेंट फर्नेस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो इसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस बनाने के लिए फर्नेस का डिज़ाइन आपका इस तरीके का होना चाहिए जिससे यूनिफॉर्मली टेम्परेचर पूरे के पूरे हीटिंग जोन में मेटल के पार्ट तक पहुंच सके। दूसरा, टेम्परेचर रैपिडली कंट्रोलेबल होना चाहिए, उसमें टेम्परेचर सेंसर्स लगे होने चाहिए, टेम्परेचर को शो करने वाला इंडिकेटर उसके अंदर लगा होना चाहिए। उन डिवाइस के नाम बताइए जिसमें टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के अंदर। तो हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। पायरोमीटर ऐसी डिवाइस होती है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। पायरोमीटर कितने तरह के होते हैं? तो थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर, दो तरह के पायरोमीटर हमारे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भाई एनीलिनिंग का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ऑफ एनीलिनिंग। एनीलिनिंग करते हैं, क्यों करते हैं? मेटल को सॉफ्ट करने के लिए और मेटल के अंदर मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू सॉफ्टन द मेटल एंड दस टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी। सेकेंड है टू रिफाइन द ग्रेन्स, जो स्ट्रक्चर में ग्रेन्स होते हैं उनको दोबारा से रिफाइन करने के लिए, उनको दोबारा से डिजायर्ड शेप देने के लिए और साथ के साथ होमोजीनियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए भी एनीलिनिंग का यूज होता है। टू फॉर्म ए स्टेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, मेटल को इंटरनल स्ट्रक्चर, अलॉय को इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कराने के लिए भी हम एनीलिनिंग का यूज करते हैं। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, कोल्ड वर्किंग स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी हम एनीलिनिंग का यूज करते हैं। टू इम्प्रूव द मैकेनिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मेटल के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस करने के लिए भी हम एनीलिनिंग का यूज़ करते हैं। टू इम्प्रूव द कोल्ड वर्किंग एंड फर्दर प्रोसेसिंग, कोल्ड वर्किंग और फर्दर प्रोसेसिंग यानी और दूसरे जो प्रोसेस हम एनीलिनिंग के दौरान यूज करते हैं या मेटल में डिजायर्ड प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं उनको भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। माइक्रो स्ट्रक्चर को डिजायर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस करने में एनीलिनिंग आपका मदद करता है और जो ट्रैप्ड गैसेज होती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए एनीलिनिंग यूज की जाती है। सेकेंड वन है कि भाई हार्डनिंग, जो सरफेस हार्डनिंग हम करते हैं वो हार्डनिंग का क्या पर्पज़ होता है? तो पार्ट की हार्डनेस बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द पार्ट, टू एनेबल द स्टील टू कट अदर मेटल्स। हार्डनिंग इसलिए भी यूज की जाती है जिससे स्टील को दूसरे मेटल से काटा जा सके। टू मेक द पार्ट ऑफ वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए स्टील के अंदर और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, टफनेस, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए और नॉच डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी हम हार्डनिंग का यूज करते हैं। पर्पज़ ऑफ टेम्परिंग, टेम्परिंग का क्या पर्पज़ है? टेम्परिंग किसे कहते हैं? टेम्परिंग आपको बताया था, टेम्परिंग किस लिए यूज होती है? तो इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए, टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए, परसेंटेज एलोंगेशन बढ़ाने के लिए और वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। कार्बोराइजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कार्बोराइजिंग क्या होती है? तो कार्बोराइजिंग में कार्बन का कंटेंट होता है जिसे सरफेस हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लगभग 0.85% के आसपास इसमें कार्बन कंटेंट का यूज हम करते हैं। तो कार्बन कंटेंट ऑफ द सरफेस इज इंक्रीज अबव 0.85%, डेप्थ ऑफ द केस इज अबाउट 1.25 mm, हार्डनेस आफ्टर हीट ट्रीटमेंट अबाउट HRC 65 और इसमें डायमेंशंस को चेंज करना नेग्लिजिबल होता है, डायमेंशंस को हम चेंज नहीं करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो डिस्टॉर्शंस हमें मिलती हैं उनको भी हम यहाँ से देख सकते हैं।
नाइट राइडिंग का यूज क्या है? यूज ऑफ नाइट राइडिंग, सिलेंडर की लाइनिंग्स जो होती हैं, एयरक्राफ्ट इंजन के पार्ट होते हैं, एरो इंजन सिलेंडर्स होते हैं, एरो क्रैंकशाफ्ट, एयर स्क्रू शाफ्ट होती है, क्रैंक पेन होता है, बॉल रेस होती है, मोल्ड फॉर प्लास्टर है, ऑटोमोबाइल वाल्व्स हैं, हॉब्स डाइज हैं, गेज हैं, बुशेज हैं, गियर्स हैं, गाइड्स हैं, वाल्व सीट है, कटिंग टूल्स है, ये सारे के सारे नाइट राइडिंग के यूज हैं। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस कितने तरह की होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, ऑयल फायर्ड फर्नेस होती हैं सोर्स ऑफ हीट के आधार पे, गैस फायर्ड फर्नेस होती हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क। इसमें आपका बैच फर्नेस होता है, सेमी कंटिन्यूस फर्नेस होती है और कंटिन्यूस फर्नेस होती है। वर्किंग एनवायरनमेंट के आधार पे एयर फर्नेस होता है, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक फर्नेस होती है, स्पेशल एटमॉस्फेरिक फर्नेस जो केमिकल हीट ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, लिक्विड बाथ फर्नेस जैसे साल्ट बाथ है, लेड बाथ है, ऑयल बाथ है, यूज की जाती है। अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पे कितने तरह की फर्नेस होती हैं? एनिलीनिंग फर्नेस होती हैं, कार्बोराइजिंग फर्नेस होती हैं और टेम्परिंग फर्नेस होती हैं। यानी ये 3 हीट ट्रीटमेंट हैं, तीनों हीट ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग फर्नेस स्पेशली बनाई जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फर्नेस वो फर्नेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डिजायर्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, जिससे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इलेक्ट्रिक फर्नेस आर वाइडली यूज इन दीज गिव यूनिफॉर्म टेम्परेचर्स इन द हीट ट्रीटमेंट चैम्बर। इलेक्ट्रिक फर्नेस high resistance conductor of the metal made nickel chromium alloy or silicon carbide are placed around the outside of the muffle. When the current is passing through these high resistance conductors, these heat muffles and workpiece यानी कि steel with the muffles, a neutral or reducing gas supplied to interior of muffle to protect the workpiece from oxidation during any heat treatment process. इलेक्ट्रिक फर्नेस मोस्टली यूनिफॉर्म टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट चैम्बर के अंदर प्रोवाइड कराती हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर लगे होते हैं जो कि आपके निकल और क्रोमियम अलॉय या सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, जो मफल के चारों तरफ लगे होते हैं। जब इसमें से हम करंट पास करते हैं तो इसमें हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करने में मफल में मदद करते हैं और स्टील को मेल्ट करने में मफल के अंदर मदद करते हैं। न्यूट्रल और रिड्यूसिंग गैस इसमें सप्लाई की जाती है मफल में, जिससे वर्कपीस को ऑक्सीडेशन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान बचाया जा सके। तो ये थी आपकी हीट ट्रीटमेंट। अब पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या है, ये पहले भी हमने किया, एक बार जल्दी से फिर बता देते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट का पर्पज़ क्या है? रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग, कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डिंग। हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी और टफनेस मेटल की इम्प्रूव करने के लिए, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रेन के साइज को चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज रेजिस्टेंस हीट, वियर, कोरोजन और शॉक से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, वियर से बचाने के लिए, और हार्मोनाइज स्ट्रक्चर को एक जैसा बनाने के लिए और सेग्रीगेशन करने के लिए, सेपरेटाइज टिनी पार्टिकल्स, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको रिसाइज करने के लिए भी हम आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, ये टेम्परेचर का रेंज है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये इनके फेजेस हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो इधर वाला स्ट्रक्चर है ये आपका टेम्परेचर शो कर रहा है, ये आपका कार्बन का परसेंटेज शो करता है। ये आपके स्टेज हैं, S1 को नाम दिया है हाइपर यूटेक्टेड स्टील, S2 को नाम दिया है हाइपर यूटेक्टेड स्टील, CI को दिया है यानी कास्ट आयरन को दिया है इसने हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और CI2 को नाम दिया है हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। सबसे पहले जैसे जैसे इसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका S1 की रेंज में, तो यहाँ पे फेराइट और पियरलाइट आपका बना है। S2 स्टेज में पियरलाइट और सीमेंटाइट आपकी बनी है। सीमेंटाइट, पियरलाइट और लेडब्यूराइट को मिलाते हैं तो यहाँ पे कास्ट आयरन बन जाता है। कौन सा कास्ट आयरन बनता है? हाइपो यूटेक्टोइक कास्ट आयरन बनता है। सीमेंटाइट और लेडब्यूराइट को जब जोड़ते हैं, यहाँ पे आपका CI2 लिखा है तो यहाँ पर आपका हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन आपकी बनती है। जैसे ही टेम्परेचर की रेंज इसके ऊपर जाती है, यहाँ पे आपका स्टील बनता है, यहाँ पे आपका कास्ट आयरन बनता है, यहाँ पे भी आपका कास्ट आयरन बनता है। जैसे ही ये 723 केल्विन को क्रॉस करती है तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा आयरन बनता है, अल्फ़ा आयरन आपका यहाँ पे बनता है। इसके बाद बात करते हैं 0.025% कार्बन इसमें जब मिला देते हैं तो यहाँ पे आपका स्टील बन जाता है, यूटेक्टोइड स्टील बनता है।
इसके ऊपर की रेंज में जाते हैं, यहाँ पे देखो 910 के आसपास, तो यहाँ पे फेराइट और ऑस्टेनाइट फेज बनते हैं। यहाँ पे सीमेंटाइट जो होता है उसको सेपरेट कर देते हैं और यहाँ पे आपका सॉलिडस बनता है। ये ऑस्टेनाइट और लेडब्यूराइट को जोड़ते हैं यहाँ पे, ये तब जाके सॉलिडस स्टेज में पहुँचती है, और सीमेंटाइट और लेडब्यूराइट को यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका यूटेक्टोइक बनता है जो कि 1130 डिग्री टेम्परेचर पे जाके आपका यहाँ पे बनता है। उसके बाद ऑस्टेनाइट फेज बढ़ता जाता है तो यहाँ से सॉलिडस से फिर से कन्वर्ट होता है, लिक्विडस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे गामा सॉलिड क्रिस्टल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, यहाँ पे लिक्विड मिलता है और ये आपका लिक्विडस बनता है। लिक्विड प्लस सीमेंटाइट, यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर 1550 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम था, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को ही हम ट्रिपल टी डायग्राम बोलते हैं। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम ट्रिपल टी का फुल फॉर्म होता है। इसको हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या फिर एस कर्व या फिर सी कर्व या फिर बेंस कर्व भी इसको हम कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर ये बनता है। इसमें हमारे नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसका टाइम फैक्टर, ये सारी चीज़ें नोट होती हैं। ट्रिपल टी डायग्राम आपका रिलेशन शो करता है टेम्परेचर और टाइम दोनों के बीच में, और मेटल में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको ये दिखाने का काम करता है। तो टाइम टेम्परेचर वाला जो मैंने आपको बताया था ये इसके डायग्राम थे। तो ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है? ट्रिपल टी डायग्राम इज कॉल्ड टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम एंड ऑल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, एस कर्व, सी कर्व और बेन कर्व। मोस्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस carried out under non-equilibrium conditions where time is a variable factor, जहाँ पे टाइम वेरिएबल फैक्टर होता है यानी कि जो बदल जाता है। ट्रिपल टी डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम टेकन फॉर ए डिकम्पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन मेटल। टेम्परेचर कितना है और कितने टाइम वो टेम्परेचर रहा है जिससे मेटल में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है, इसको ये डायग्राम शो करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके दे आर ऑल्सो रिवील डिकम्पोजिशन ऑस्टेनाइट इनटू वेरियस फॉर्म सच एज पियरलाइट, बेनाइट, मार्टेंसाइट ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग के दौरान जो आपके फेजेज होते हैं और फेजेज में ट्रांसफॉर्मेशन आने पे स्टील में कौन कौन सी आपके मेटल्स अलॉयज बनते हैं उनको भी दिखाने का काम करता है। ये आपका ट्रिपल टी डायग्राम होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रिपल टी डायग्राम में ये आपका टाइम है, ये आपका टेम्परेचर है। यहाँ पे देखो ये शो करता है जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जैसे यहाँ पे देखोगे टाइम बढ़ा, टेम्परेचर 300 से नीचे है तो ये मार्टेंसाइट बना। उसके बाद देखेंगे आप ऊपर की तरफ लोअर बेनाइट बना। उसके बाद देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और टाइम के हिसाब से यहाँ पे अपर बेनाइट बना, फाइन पियरलाइट बना, कोर्स पियरलाइट बना, स्टेबल ऑस्टेनाइट बना। तो यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो इसमें केवल यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। इसके बाद बात करते हैं भाई फुल एनीलिनिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से कम्प्लीटली वर्क करती है। फुल एनीलिनिंग पहले भी आपको बताई जा चुकी है। फुल एनीलिनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल का कम्प्लीटली रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। मेटल के जो स्ट्रक्चर होता है उसको, उसके जो ग्रेन्स होते हैं उसको कम्प्लीटली क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और यहाँ से जो पिछला स्ट्रक्चर होता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है, वो रिमूव हो जाता है। यही हीट ट्रीटमेंट आपका फुल एनीलिनिंग कहलाता है। इसको ही हम हाई टेम्परेचर एनीलिनिंग का नाम देते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हीटिंग होती है। स्टील को ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, यानी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अबव क्रिटिकल पॉइंट, यानी 723 डिग्री से लेकर 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जहाँ पे आपका हाई प्योर यूटेक्टोइड स्टील होता है। 30 से 50 पे लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसमें 723 से 1130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ पर आपका हाइपर यूटेक्टोइड स्टील आपका बनता है। अभी बताया था मैंने आपको। दूसरा प्रोसेस होता है इसके अंदर सॉकिंग। सॉकिंग में मेटल को इसी टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। इस टाइम को जो होल्ड करते हैं इसको हम सॉकिंग टाइम कहते हैं। लगभग 1 घंटे तक इस सेक्शन में 25 mm थिकनेस बनती है। जैसे जैसे इसका 30 मिनट से ज़्यादा रेट बढ़ता जाता है 25 mm थिकनेस आपको मिल जाती है, और स्ट्रक्चर पूरी तरह से होमोजीनियस होता है और सिंगल फेज ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर सम टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड सॉकिंग टाइम। यूजुअली 1 आवर फॉर सेक्शन अप टू 25 mm थिकनेस। 25 mm थिकनेस मेटल को पाने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच एडिशनल 25 mm ऑफ थिकनेस। हर 30 मिनट के बाद 25 mm थिकनेस इसमें
बनती है। इसके बाद इसमें कूलिंग की जाती है। सॉकिंग के बाद क्या होता है, कूलिंग होती है। स्लो रेट पे इसको कूल किया जाता है और इसमें लगभग टेम्परेचर आपका 10 से लेकर 30 डिग्री हर 1 घंटे में चेंज होता है। ये आपका कूलिंग होता है। इसमें आपका क्या क्या बनता है, ऑस्टेनाइट फेज को जब डिकम्पोज करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो आपका एक पियरलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर जिसमें आपका हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बनती है। उसके बाद पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर जिसमें आपकी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बनती है। हाइपोयूटेक्टोइड और हाइपर यूटेक्टोइड दोनों अलग अलग होते हैं। हाइपोयूटेक्टोइड में पियरलाइट आपका कोर्स होता है और सीमेंटाइट आपका सेफेरोइडल फॉर्म में होता है, जबकि हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के अंदर पियरलाइट आपका कोर्स फॉर्म में होता है, सॉफ्ट में भी होता है और डक्टाइल फॉर्म में भी मिलता है। इसी तरह आपका सेफेरोडाइजिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, एक आपकी हार्डनिंग होती है। ये सारे इसमें टॉपिक थे। साइनाइडिंग थी, ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के बारे में भी आपको बताया जा चुका है।